हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू। सब्जेक्ट का नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो कल आपका पेपर है, कल 3 अक्टूबर 2020 को। तो इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। टू द पॉइंट मैंने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं बनाया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। साथ में कुछ सेलेक्टिव नोट्स भी आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में, जिससे कि हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए बट इनडायरेक्ट रूप से उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी है। तो आप वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 30 मिनट के अंदर खत्म करूं। जैसा कि थंबनेल है, 35 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और इस वीडियो में 3 यूनिट को मैंने कवर किया है। तो पहला 3 यूनिट जो है सिलेबस का उसको कवर किया है, टोटल 6 यूनिट्स हैं। तो दूसरे पार्ट में मैं 3 और यूनिट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि कल ही पेपर है। तो स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस वर्क। तो पहला ऑप्शन है रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिमेडियल मेंटेनेंस, स्पेशल मेंटेनेंस। तो इसका और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे मेंटेनेंस जो हैं डिफरेंट टाइप का मेंटेनेंस वर्क के कैटेगरी में आते हैं। तो सारे मेंटेनेंस होंगे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड टाइम इंटरवल मेंटेनेंस। तो पहला ऑप्शन है रेमेडियल मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस और स्पेशल मेंटेनेंस। तो इसका आंसर होगा रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस को ही फिक्स टाइम इंटरवल मेंटेनेंस भी बोला जाता है। मेंटेनेंस के ऊपर क्वेश्चन है, पहला टॉपिक जो है आपका, पहला यूनिट मेंटेनेंस का ही है। तो इसलिए मैंने मेंटेनेंस के एकदम टॉपिक वाइज मैंने बनाया है। आप देखोगे सिलेबस के साथ मैच कराओगे तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के जितने टाइप्स हैं उसको तो पढ़ना ही है आपको, तो उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2-3 क्वेश्चन डाल दिए उसमें। पहला है इमरजेंसी मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, रेमेडियल मेंटेनेंस, स्पेशल मेंटेनेंस। इमरजेंसी मेंटेनेंस को ही ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद मैंने एक नोट बनाया है। नोट ये है कि लर्न ऑल टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के जितने टाइप्स हैं, चारों मैंने टाइप्स बता दिए हैं। चारों टाइप्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है कि इमरजेंसी मेंटेनेंस क्या होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस क्या होता है। तो ये 4 क्वेश्चन और आपके बन गए कि ये सबके डेफिनेशन आ जाएंगे। इमरजेंसी मेंटेनेंस का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेनेंस का, 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे। एक ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस का नहीं होगा तो कहेंगे कि इन चारों में से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, या फिर 4 दे देंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस का है, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, टाइम कम है, बट आप एक बार रीड कर देना। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। डैश इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग और इट्स कंपोनेंट्स एंड रेंडरिंग इट अनसर्विसेबल एंड यूनिट फॉर यूज। तो ये एक डेफिनेशन है। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है डिटेरियोरेशन, सेकंड है एफ्लोरोसिन, थर्ड है फेडिंग और फोर्थ है ब्लिस्टरिंग। तो डिटेरियोरेशन इसका सही जवाब है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत जरूरी ध्यान से देखेंगे। ये कई बार एचएसबीटी के क्वेश्चन में आया हुआ है और आपके सिलेबस में भी है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने भी यहाँ पे कई क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स कॉजिंग डिटेरियोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स। पहला है ह्यूमन फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर, थर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं डिटेरियोरेशन के, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इफ्लोरोसिन। तो पहला है डिपोजिटिंग ऑफ मिनरल स्केल ऑन वेसल्स, सेकेंड है ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर फॉर अ बिल्डिंग, थर्ड है इफेक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन ब्रिक्स एंड क्ले प्रोडक्ट्स, और फोर्थ वन है ट्रैपिंग ऑफ वाटर वेपर बिहाइंड द पेंटेड सरफेस। तो ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं मैंने, ये किसी ना किसी का डेफिनेशन है, मतलब कुछ ना कुछ
है तो इसी का है, तो यहाँ पे इफ्लोरोसिन का है सी पार्ट, सी जो आंसर है, इफेक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन ब्रिक्स, ये वाला होता है इफ्लोरोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज फेडिंग। मैंने जैसे लास्ट में आपको बताया था कि ये चारों किसी ना किसी के हैं, तो अब फेडिंग का है, सारे ऑप्शन सेम है, इसके डी ऑप्शन होंगे। लॉस ऑफ ब्राइटनेस, जो आपको फेडिंग, आपने कई बार वर्ड भी सुना होगा कि ये लाइट फेड सा लग रहा है, मतलब आपको इसका ध्यान रखना है कि जब ब्राइटनेस कम दिखे तो इसी को हम फेड कहते हैं। और यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पे हो सकता है कि आपका यही क्वेश्चन आ जाए कि फेडिंग क्या होता है। तो लॉस ऑफ ब्राइटनेस और पिगमेंट ऑफ पेंट, जो हम पेंट कराते हैं घर में, घर के अंदर हो या बाहर हो, तो अगर ब्राइटनेस कम गया उसका तो उसको बोलेंगे कि फेडिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लिस्टरिंग इज डिफाइंड एज, फिर सारे ऑप्शन सेम है, लॉस ऑफ ब्राइटनेस और पिगमेंट। सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग ऑफ वाटर वेपर बिहाइंड द पेंटेड सरफेस विच फोर्सेस द पेंट इनटू स्मॉल बबल्स। तो यही वाला सही जवाब है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके पेंट सरफेस के में बबल्स टाइप्स के बन जाते हैं, तो वाटर वेपर्स उसके अंदर चला जाता है किसी कारणवश, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग, इसका वर्ड का है। तो अगला है फिर नोट लर्न ऑल दीज टर्म्स, ये सारे 2-3 टर्म्स मैंने क्वेश्चन में दे दिए थे, बाकी एक ब्लूमिंग मैंने नहीं बताया, डिटेरियोरेशन, इफ्लोरोसिन, फेडिंग, ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग, ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एचएसबीटी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैंने क्वेश्चन भी देखा हुआ है एचएसबीटी का, 2-3 साल का क्वेश्चन देखा, सिलेबस देखा, उसके बाद आपका क्वेश्चन सेट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच फ्रॉम फॉलोइंग इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग डिटेरियोरेशन अ स्ट्रक्चर। तो इसका पहला ऑप्शन है कोरोजन, दूसरा ऑप्शन है फेलियर टू कैरी आउट रूटीन मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है ग्राउंड वाटर एंड सॉल्ट्स, और चौथा ऑप्शन है पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कोरोजन आपको पता है कि ये किसके वजह से होता है, केमिकल फैक्टर है कि स्टील का या लोहा का जो होता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये तो नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। सेकंड है फेलियर टू कैरी आउट रूटीन मेंटेनेंस, अगर हम रूटीन मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो ये हमारा खुद का गलती है, ये मैनुअल में आ जाएगा, ह्यूमन फैक्टर में आ जाएगा। तो ये सारे जितने भी मैंने ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे किसी ना किसी फैक्टर में आएंगे। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है ग्राउंड वाटर एंड सॉल्ट, ये केमिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, which from the following is chemical factor causing deterioration a structure। सेम क्वेश्चन है केमिकल फैक्टर के ऊपर, तो केमिकल फैक्टर में कोरोजन आ जाएगा, मैंने लास्ट में भी बताया था कि कोरोजन इसका सही जवाब है। इसमें ऑप्शंस और दे रखे हैं, फेलियर टू कैरी आउट रूटीन मेंटेनेंस, ग्राउंड वाटर एंड सॉल्ट, और फोर्थ वन है पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कोरोजन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, which from the following is the human factor causing deterioration a structure। कोरोजन, लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, ग्राउंड वाटर एंड सॉल्ट, पुअर डिजाइन। तो हमारा ह्यूमन फैक्टर इसमें कौन सा है, कोरोजन ह्यूमन की वजह से नहीं होता है, ग्राउंड वाटर सॉल्ट भी नहीं होता है, और डिजाइन भी मिसलेनियस में आ जाता है, क्योंकि हमारी खुद की गलती नहीं होती है और डिजाइन करने के टाइम में हमने सही डिजाइन नहीं किया हो। तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग अगर हम टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो फिर गलती होगी, स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी। तो ये इससे हमको पढ़ना है लर्न ऑल फैक्टर्स कॉजिंग डिटेरियोरेशन। तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपको लर्न होने चाहिए। जो 4-5 फैक्टर्स के ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही है, बाकी जो बच गया है वो भी फैक्टर्स आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑन पेंट्स फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन। तो पहला है ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग, फेडिंग, ऑल द एबव। तो मैंने ये सारे टर्म्स पहले भी बताए थे कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे जो वेरियस एजेंसीज हैं इफेक्ट करते हैं पेंट के ऊपर, ठीक है, पेंट के ऊपर ये सारे इफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके आ रहा है कि मटेरियल जो है पेंट हो गया, टिम्बर हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो इन सब पे क्या क्या इफेक्ट करता है, तो ये सारे पेंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। What will be the effect of various agency of deterioration on timber from the given option below।
तो टिम्बर के ऊपर क्या क्या है, ब्लूमिंग हो सकता है, ब्लूमिंग अभी आपने देखा कि पेंट के ऊपर होता है। स्पेलिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेसेस ये नहीं है। ड्राई रॉट जो होता है टिम्बर में हो जाता है, इसके कारण ड्राई रॉट इसका सही जवाब है। ब्लूमिंग भी पेंट में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ्लोरोसीन विल बी इफेक्ट ऑफ वेरियस एजेंसी ऑफ डिटेरियोरेशन ऑन टिम्बर, ब्रिक, कंक्रीट, प्लास्टिक। तो ये जो इफ्लोरोसीन होता है ये किस पे इफेक्ट होता है, ब्रिक्स पे होता है। तो ये सारे देख रहे हो आप, एक ही जैसा क्वेश्चन है और कई सारा, इसमें 10-15 क्वेश्चन और भी बना सकता था मैं, तो एक ही तरह के आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि 15 क्वेश्चन आप याद कर लो, बस इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रीजिंग एंड थॉलिंग विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑन टिम्बर, मेटल, कंक्रीट, प्लास्टिक। ये सारे के ऊपर मतलब और भी 2-3 टाइप के हैं जो मैंने लास्ट भी डिस्कस कर दिया, आपके ऑप्शंस में हो या क्वेश्चंस में हो, सारे मैं सिलेबस कवर कर दे रहा हूं। तो ये कंक्रीट के ऊपर हो जाता है फ्रीजिंग और थॉइंग का। लास्ट है नोट मैंने दिया है कि लर्न करना है आपको क्या, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस एजेंसी ऑफ डिटेरियोरेशन ऑन वेरियस बिल्डिंग मटेरियल। वेरियस बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर इफेक्ट आपको लर्न करना है। तो एक बार आप ध्यान से देख लोगे, 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस पे। अब क्वेश्चन नंबर 16, जो आपका अब यूनिट 3 का क्वेश्चन आना शुरू हो गया, अभी तक यूनिट 2 था, मैंने पूरा यूनिट वाइज कवर किया है। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एनडीटी इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग स्टैंड्स फॉर। एनडीटी जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेवलपमेंट टीम, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डेवलपमेंट टेस्टिंग, नॉन डिस्प्लेसमेंट टेस्टिंग। तो एनडीटी जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले में एनडीटी को क्या कहते हैं। हो सकता है एनडीटी नेशनल डेवलपमेंट टीम भी सही है, तो अगर एनडीटी है और आप सिविल के नहीं हो या नॉर्मल कोई एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन भी सही हो जाए, लेकिन यहां मेंशन कर दिया गया है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क में एनडीटी वर्ड को क्या कहते हैं, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक पूरा यूनिट कवर करता है और जितने भी टेस्टिंग है आपको सब पढ़ने हैं और आप आगे देखो कि कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहला है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, सेकेंड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, थर्ड है डिटेरियोरेशन ऑफ टिम्बर इन बिल्डिंग और फोर्थ वन है एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोडिंग। तो सी आंसर सही है, ये मैंने लास्ट यूनिट में किया था। और ये जितने बाकी के एबीसी हैं ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स भी आपको ध्यान देने हैं। 2-3 स्टेप्स मैंने नहीं बताया है, 3 स्टेप्स ही कवर कर सकता था मैं ऑप्शंस में, तो आप बाकी के भी 3-4 स्टेप्स को ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि मैंने जो स्टेप लिखा है वो ना आके दूसरा स्टेप आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेप इज इन्वॉल्व्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम। पहला है फिजिकल इंस्पेक्शन, दूसरा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोडिंग और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे जो हैं इन्वॉल्व्ड हैं, सारे स्टेप्स क्या होते हैं डायग्नोसिस ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। और भी कुछ स्टेप्स हैं उसको आपको ध्यान देना है, जैसा मैंने लास्ट में बताया था, इंस्पेक्शन में भी ध्यान देना है आपको, सारे स्टेप्स ध्यान रहना चाहिए और डायग्नोसिस में भी ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन कॉज ऑफ स्पेलिंग इज द बार एक्सपेंशन ड्यू टू। किसके वजह से स्पेलिंग होता है, कॉज क्या है, तो पहला है क्रैक्स, दूसरा है कोरोजन, तीसरा है कार्बोनेशन, चौथा है अल्ट्रासोनिक। तो इसका आंसर कोरोजन की वजह से होता है स्पेलिंग। नेक्स्ट पेज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रिमूवल ऑफ सोल्यूबल मैटर फ्रॉम ब्रिक वर्क और कंक्रीट सरफेस इज कॉल्ड। जो इसको क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, रिपेयर, डाटा और लीचिंग। तो ऑप्शन नंबर डी लीचिंग होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, द फिग एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डैश ऑफ कंक्रीट। फिग एपरेटस किसके में यूज करते हैं, किसके डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं, तो एयर परमेबिलिटी, कार्बोनेशन, प्रेशर, रेजिस्टिविटी। तो एयर परमेबिलिटी में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग विजुअल इंस्पेक्शन अटेंशन इज गिवन टू। विजुअल इंस्पेक्शन के टाइम में हम किस बात का ध्यान रखेंगे, क्या चीज पे ज्यादा अटेंशन देंगे, तो पहला क्वेश्चन है प्रेशर, रेसिस्टिविटी, तीसरा है करेक्टनेस ऑफ मटेरियल डिटेलिंग,
डिजाइन, लोडिंग एंड अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर, और फोर्थ वन है लीचिंग। तो इस सी जो ऑप्शन है, ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे कि मटेरियल डिटेलिंग, डिजाइन, लोडिंग, सारे कंडीशन होने चाहिए। तो विजुअल इंस्पेक्शन में इन सारी बातों का ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द नॉर्मल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन प्रोवाइडेड बाय कंक्रीट इज लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन की वजह से क्या होगा कि कोरोजन जो है उस पर प्रोटेक्शन लॉस हो जाएगा। कार्बोनेशन, रिपेयर, अल्ट्रासोनिक, लीचिंग, ये सारे ऑप्शन है, तो कार्बोनेशन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, ओपनिंग्स इन द सरफेस ऑफ कंक्रीट कॉज्ड बाय थर्मल स्ट्रेस, एक्सटर्नल लोड्स, कोरोजन etc इज नोन एज। पहला है रिपेयर, सेकंड है लीचिंग, थर्ड है क्रैक्स, फोर्थ वन है कोरोजन। तो इसका जवाब होगा क्रैक्स, जो कि ओपनिंग्स हो जाते हैं। आपको सबको क्रैक वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी सरफेस में अगर ओपनिंग हो जाए, बीच में फटना सा शुरू हो जाए, तो उसको हम क्रैक्स कहते हैं। हमारे बॉडी में भी क्रैक्स आ जाते हैं, पैरों में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं। आप क्रैक वर्ड याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हम टेस्टिंग के ऊपर आते हैं। Which is not a type of non-destructive test (NDT) to evaluate the condition of a building। पहला है रीबाउंड हैमर टेस्ट, आरएच टेस्ट भी बोलते हैं। यहां पे भी दो क्वेश्चन बनता है कि आरएच टेस्ट क्या है, तो रीबाउंड हैमर टेस्ट है। सेकंड है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, तो यूपीवी टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। थर्ड है कंक्रीट कोर टेस्ट, और फोर्थ वन है ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट। तो पहला जो तीन टेस्ट है वो एनडीटी में आता है, फोर्थ वन जो ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट है वो नहीं है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहां पे पूछा गया है एनडीटी इसमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो ये पहला एबीसी जो है ये तीनों एनडीटी में आते हैं, डी नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना है, कभी कभी नॉट वर्ड लग जाता है और आप सोचोगे कि है, तो नॉट वर्ड का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, which test instrument consists of a means of producing and introducing a wave pulse into the concrete and a means of sensing the arrival of pulse and accurately measuring the time taken by the pulse to travel through the concrete। तो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो पल्स पे काम करता है, जहां पे भी वेव पल्स आ जाए तो आप समझ लेना कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट की बात हो रही है। तो एकदम आंख बंद करके अल्ट्रासोनिक टेस्ट लगा देना ऑप्शन में, क्योंकि आपके में और कहीं पे भी वेव पल्स नहीं आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। अगर ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन होता, तो 1000 बार ये टर्म यूज होता है वेव पल्स। लेकिन आपके सिविल इंजीनियरिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो सब्जेक्ट है, यहां पे वेव पल्स नहीं आएगा। अगर वेव पल्स आएगा तो एक बात ध्यान रखना कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे ऑप्शन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन रहे अल्ट्रासोनिक में मार देना है सही जवाब। तो आगे मैं क्वेश्चन ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, बाकी सारे वही सेम टेस्ट हैं। नेक्स्ट है, इन विच एनडीटी अ टेस्ट हैमर फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ कंक्रीट बाय रीबाउंड प्रिंसिपल। रीबाउंड वर्ड आ गया या हैमर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है आरएच टेस्ट ही होगा, रीबाउंड हैमर टेस्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तीन टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसा मैंने बताया था, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रीबाउंड हैमर टेस्ट और कंक्रीट कोर टेस्ट। इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये इसके प्रोसेस क्या है, क्या प्रिंसिपल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लास्ट में रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला कौन से यूज करते हैं। तो इन तीनों टेस्ट के बारे में आप जरूर एक बार ध्यान देना, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, आप आगे देखोगे। तो रिबाउंड का ऑप्शन था यहां पे, रिबाउंड प्रिंसिपल के ऊपर कौन सा टेस्ट बेस करता है जिसमें हैमर यूज किया जाता है, तो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, रिबाउंड हैमर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिबाउंड हैमर टेस्ट। फिर से रिबाउंड हैमर टेस्ट का आया है। पहला है एपरेटस इज इजी टू यूज, सेकेंड है डिटरमाइन यूनिफॉर्मिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस, सी है द इक्विपमेंट यूज इन एक्सपेंसिव। चौथा ऑप्शन है द प्रोब एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट विल रिक्वायर रेगुलर एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। जो पहला ए बी सी ऑप्शन है ये तीनों इसका डिसएडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज है। मैंने जानबूझ के यहां पे एडवांटेज मेंशन कर दिया क्योंकि आप चारों ऑप्शंस को भी याद रखो।
हो सकता है कि एडवांटेज ही पूछ दे, तो तीनों एडवांटेज याद रखो, बल्कि 2-4 और एडवांटेज हैं, इसको भी देख लेना, और 2-3 और डिसएडवांटेज हैं तो वो भी देख लेना कि रिबाउंड हैमर टेस्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला 3 जो है एडवांटेज है और लास्ट 1 जो है डी ऑप्शन वो डिसएडवांटेज है। तो यहां पे भी 2 क्वेश्चन बन जाता है एक ही क्वेश्चन से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड इज नॉट इन्वॉल्व इन मेजरिंग पल्स वेलोसिटी टेस्ट? कौन सा मेथड इनमें से पल्स वेलोसिटी टेस्ट में नहीं होता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, सरफेस ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो इस तरह के ट्रांसमिशन वाले वर्ड सब आ रहे हैं, वेव वेलोसिटी वाले टर्म आ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसा वर्ड आ जाएगा। तो यहां पे चारों ट्रांसमिशन है, आपको लगेगा कि सभी सही जवाब है, तो ये सही सारे सही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सरफेस तो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन गलत जवाब है यहां पे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसा बताया कि टेस्ट के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेथड इज इन्वॉल्व इन मेजरिंग पल्स वेलोसिटी टेस्ट? तो इनमें से कौन सा लास्ट क्वेश्चन था किसके ऊपर? पल्स वेलोसिटी टेस्ट के ऊपर था कि कौन सा मतलब इसमें से मेथड इन्वॉल्व नहीं है। नॉट वर्ड बहुत ध्यान रखना, कभी भी आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और यहां पर है कि नॉट वर्ड नहीं है कि कौन कौन सा इन्वॉल्व है इस मेथड में। सेम टाइप के 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछते हैं आपको पता चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, सरफेस ट्रांसमिशन। लास्ट में मैंने बताया था कि ये सारे मेथड इन्वॉल्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31 है, अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी यूपीवी टेस्ट, जो यूपीवी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पल्स वेलोसिटी क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है? तो यहां पे भी देखो ऑप्शन, चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। पाथ लेंथ बाय ट्रेवल टाइम, डेंसिटी बाय ट्रेवल टाइम बाय पाथ वेलोसिटी और ट्रेवल टाइम बाय डेंसिटी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इसका जो पल्स वेलोसिटी होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर किसका है? लेंथ को डिसाइड करता है, और सेकंड क्या होता है? टाइम को डिसाइड करता है। तो आप लेंथ और टाइम में ध्यान रखना कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो यहां पे जो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रेवल टाइम है वही ऑप्शन सही है। ठीक है, एक और इसका मैंने जैसा यूनिट बता दिया, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में यूनिट ही पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 32, विच पल्स वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने किलोमीटर पर सेकेंड, रेंज सोज एक्सीलेंट कंक्रीट क्वालिटी, और ब्रैकेट में ग्रेडिंग लिख दिया। एक्सीलेंट है जो कंक्रीट क्वालिटी होता है उसको ग्रेडिंग के टर्म्स में बोले जाते हैं। तो यहां पे क्या क्या ऑप्शन है? एबव 3.5, एबव 4.5, एबव 5.5, एबव 6.5। तो सही जवाब है एबव 4.5। अब इसका एक चार्ट आपको देखना है, यहां पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने तो सीधा ये पूछ दिया कि एक्सीलेंट कौन सा क्वालिटी होता है। अब क्वेश्चन ये हो जा सकता है कि पुअर कौन सा क्वालिटी होता है, कौन से रेंज को पुअर बोलते हैं, कौन सा रेंज को वेरी पुअर बोलते हैं, कौन से रेंज को गुड बोलते हैं। तो एक्सीलेंट तो चलो 4.5 से एबव है, इसके नीचे सारे जो रेंज हैं उन चारों रेंज को आपको ध्यान देना है। यूनिट क्या है? कंक्रीट क्वालिटी जो चेक करते हैं उसका यूनिट किस में हम ग्रेडिंग में बोलेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पल्स वेलोसिटी का यूनिट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने बहुत ध्यान देकर ये सेलेक्ट किया था कि आपको कि बहुत ज्यादा ध्यान, ये एक एक क्वेश्चन पे 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाए। कम क्वेश्चन दूं मैं ये नहीं चाहता कि 200-300 क्वेश्चन दे दूं और आप पढ़ते रहो और सारे के सारे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही क्वेश्चन के 4-5 टाइप 10 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो मैंने कम कंटेंट देके ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाया कि उसके टाइप्स को कवर करो। कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, मैं कवर कर देता हूं जल्दी से आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 33, which test among NDT is the direct way of measuring actual strength of concrete? कंक्रीट को डायरेक्ट वे मेजर करने का कौन सा टेस्ट है? तो कंक्रीट कोर टेस्ट है। बाकी आरएस टेस्ट और यूपीवी टेस्ट के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी कंक्रीट टेस्ट के बारे में भी बता दिया। ड्यूरिंग कंक्रीट कोर टेस्ट स्पेसिमेंस when received dry shall be kept in water। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो हम लेते हैं उसको कुछ देर के लिए वाटर में रखते हैं। तो कितना समय के लिए हम वाटर में रखते हैं? 24 आवर्स इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 35, विच रेंज ऑफ एवरेज रीबाउंड नंबर शोज गुड लेयर ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। कौन सा रेंज एवरेज रीबाउंड नंबर को गुड लेयर को शो करता है? तो कौन सा होगा? 30 to 40। फिर से यहां पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, एक्सीलेंट लेयर भी आ जाएगा और कम वाले में पुअर लेयर भी आ जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, हो सकता है एक्सीलेंट लेयर आ जाए, पुअर लेयर आ जाए, तो आपको सारे रेंज एक बार ध्यान देना पड़ेगा। मेरा यहां मकसद था आपको टाइप्स बता देना कि इस टाइप्स के ही क्वेश्चन आएंगे और टू द पॉइंट सिलेबस से ही आएंगे, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फालतू के इधर उधर के वीडियो या इधर उधर के पीडीएफ्स मत देखो, जहां की बहुत फालतू के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बहुत टफ टफ क्वेश्चन रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। एकदम टू द पॉइंट सिलेबस से देखो। आपके पास बुक्स भी है तो अच्छा है, नहीं भी है तो बस टॉपिक जो भी देखो सिलेबस वाले देखो, सिलेबस के बाहर कुछ भी मत देखो। तो इतना ही था। मैं अपना स्क्रीन ऑफ करता हूं। सिविल इंजीनियरिंग का कल ये पेपर है 6 सेमेस्टर का, कल 3 अक्टूबर 2020 को। तो इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने यहां पे 3 यूनिट कवर किया था इस सब्जेक्ट का। बाकी का 3 यूनिट मैं कोशिश करता हूं कि रात तक या कल सुबह तक भी डाल दूं, क्योंकि दोपहर में पेपर है। तो मैं ही यहीं पे एंड करता हूं वीडियो को। और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें कि बाकी के नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू। जय हिंद।